गुड मॉर्निंग बच्चों ज्योग्राफी की बीए सेकंड थर्ड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। जब हमने चैप्टर नंबर 1 देखा उसमें यदि हम कंसेप्ट समझ पाते हैं तो उसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है ओरिजिन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की उत्पत्ति, संगठन और संरचना। इस चैप्टर में बच्चों हम देखने का प्रयास करेंगे कि हम जिस वायुमंडल में रहते हैं वो वायुमंडल किस प्रकार बना, क्या तत्व थे जिसके कारण इस वायुमंडल के बनने की शुरुआत हुई और इस वायुमंडल के बनने में कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि धरती का जो इतिहास है कि धरती किस तरह बनी वो अपने आप में एक जटिल इतिहास है। तो उसी के संदर्भ में हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो वायुमंडल है वो किस प्रकार बना है। साथ ही साथ इस चैप्टर में बच्चों दो चीज़ें हम और देखेंगे। एक को हम कहते हैं कंपोजिशन, संगठन। ये कंपोजिशन शब्द और संगठन जो है ये एक महत्वपूर्ण चीज़ को दिखाता है। आप देखिए हमारे वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक तो गैस है सबसे ज़्यादा जिससे हम सांस लेते हैं, दूसरा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आर्द्रता के कण हैं, ह्यूमिडिटी है, आप देखिए जिसके कारण बारिश होती है। साथ ही साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। आप देखिए जब गाड़ियाँ चलती हैं या आंधी आती है तो बहुत सारी धूल भी हमारे वायुमंडल में चली जाती है। तो हम इस चैप्टर में ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे वायुमंडल में जो किस किस चीज़ को मिलकर ये वायुमंडल बना है, कौन कौन से तत्व हैं। इसको हम कंपोजिशन कहते हैं, हिंदी में इसको संगठन कहते हैं। तो संगठन में हम तीनों चीज़ें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो हमारे वायुमंडल में मिलती हैं हम उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे, वैज्ञानिक ढंग से पढ़ेंगे बच्चों। तीसरी चीज़ जो हमें इस चैप्टर में देखनी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर यानी हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है, कौन सी परत कहाँ है, किस परत की क्या विशेषता है। तो इस चैप्टर में हम हमारे वायुमंडल की न केवल किन चीज़ों से बना है उसका अध्ययन करेंगे बल्कि इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि कौन सी परत कितनी ऊंचाई तक मिलती है, उसकी क्या विशेषता है और किस तरह वो हमारे वायुमंडल को एक अलग विशेषता देती है। आप जानते हैं कि धरती अपने आप में एक अनोखा ग्रह है, यहाँ जीवन है। यहाँ जीवन होने का एक सीधा सा तात्पर्य है कि यहाँ पर वायुमंडल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 ओरिजिन, कंपोजिशन। तो बच्चों जब हम चैप्टर पे चलते हैं तो हमारे चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर, ओरिजिन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, यानी वायुमंडल की उत्पत्ति, संरचना और संगठन। बच्चों इस चैप्टर में हम वायुमंडल की मूल विशेषताओं को देखेंगे, साथ ही साथ हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और इसकी परतें किस प्रकार की हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वायुमंडल का मतलब क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा है। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे जो गैसीय आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं और इसी वायुमंडल के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ये जीवन के लिए कुछ खास दशाओं में से एक महत्वपूर्ण दशा है कि यहाँ वायुमंडल है और वायुमंडल में भी ऑक्सीजन रूपी जीवनदायिनी गैस उपलब्ध है। पृथ्वी को चारों ओर से एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन पारदर्शी गैसों के मिश्रण ने घेरा हुआ है जो कई किलोमीटर तक ऊपर फैला है। इस गैसीय आवरण को, जो गैस हमारे चारों तरफ है धरती के, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। बच्चों धरती का वायुमंडल धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और यहाँ के अनुकूल तापमान के कारण हमारी धरती के चारों तरफ रुका हुआ है और ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिवार्था के अनुसार यदि हम वायुमंडल की परिभाषित करने चाहें तो पृथ्वी को गैसों का एक विशाल आवरण जो पृथ्वी का अभिन्न अंग है और उसको चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। सेम वही बात है कि जो गैसें हैं जो वायुमंडल की, जो धरती को चारों तरफ से घेरे हुए हैं धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से सटी हुई है।
ठीक है, तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी है कि जिसके कारण ये जो गैसें हैं ये धरती की तरफ खिंची रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, अंतरिक्ष में उड़ती नहीं हैं। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है। आप देखिए जो भारी गैसेज हैं वो धरती के पास वायुमंडल में रहती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे गैसों का घनत्व कम होता जाता है, गैसें दूर दूर होती जाती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स और भी फेंट होते जाते हैं। अब यदि हम वायुमंडल की विशेषताओं की बात करें कि हमारे वायुमंडल की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो बच्चों आप देखेंगे कि हमारे वायुमंडल की सबसे पहली विशेषता है कि यहाँ की जो वायु है वो रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन पदार्थ है। ना स्मेल है, ना कोई कलर है और ना कोई टेस्ट है। ये तीनों ही विशेषताएं मिलती हैं। इसके अलावा यदि हम वायुमंडल को देखें तो वायु जो है वायुमंडल में वो गतिशील है, डायनेमिक है। आप देखें हमेशा हवा चलती रहती है, लोचशील है और संपीड़न योग्य है, यानी वो आप अपने आप में कंप्रेसेबल है। यदि उसको दबा के रखा जाए तो वो वहाँ संकुचित जगह पे भी आ जाती है। इसी तरह यदि हम एक विशेषता की बात करें कि वायु के भार की बात करें तो आप देखें वायु भार से युक्त है। हमारी वायु का भी अपना वेट है। सामान्य तौर पे इसे वायु दाब कहा जाता है। जाहिर सी बात है, वायु का जो भार है उसको वायु दाब कहा जाता है। हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर वायुमंडल की जो परतें हैं उनकी वायु का एक भार है जो हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हम होमोस्टैटिक प्रेशर से एडजस्ट होते हैं। हम जन्म से ही इस प्रेशर के आदी होते हैं, इसलिए हम वायुमंडल के प्रेशर को फील नहीं कर पाते हैं। तो ये वायुमंडल का भार हर व्यक्ति पर है, इसीलिए हम कहते हैं कि वायु का अपने आप में भार है। ये जो भार है बच्चों समुद्र तल पे ये सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं बता रहा हूँ कि ऊंचाई के साथ साथ जाने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, भार कम होता है। वैसे समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा भार मिलता है जो 1034 MB होता है, 1034 MB होता है। फिर ऊंचाई पर जाने के साथ साथ वायु का घनत्व कम हो जाता है, जो मैंने पहले भी बताया। पहाड़ों पे जाएंगे तो घनत्व कम है, अंतरिक्ष में जाएंगे तो बिल्कुल ही कम है। उसी तरह यदि आप महासागर तल पे देखें, जैसा मैंने ऊपर बताया कि सबसे ज़्यादा भार है 1034 MB। वायुमंडल में सभी मौसमी और जलवायु संबंधी घटनाएं होती हैं। हम इस बुक में जो भी घटनाएं देखेंगे वो सभी वायुमंडलीय घटनाएं हैं। वर्षा, तूफान, कोहरा, आंधी, ये सभी इसी वायुमंडल में होती हैं। तो वायुमंडल में होती हैं ये घटनाएं और कहीं नहीं होती हैं। तो इस अध्याय में बच्चों हम वायुमंडल की उत्पत्ति, संरचना और संगठन का अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति और विकास। बच्चों हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 ग्रह हैं, लगभग सभी के पास अपना वायुमंडल है। हर किसी के वायुमंडल की अलग विशेषता है। हमारे धरती के वायुमंडल की अलग विशेषता है। उसी तरह यदि हम अपने पास के ग्रह शुक्र की बात करें तो उसके वायुमंडल की अलग विशेषता है, वहाँ पर अलग प्रकार की गैसें मिलती हैं। उसी तरह यदि हम नेपट्यून, प्लूटो की बात करें या यूरेनस की बात करें तो वहाँ भी अलग प्रकार के गैस मिलती हैं, जिसके कारण उनकी अलग विशेषता है। तो पृथ्वी को चारों ओर से जो गैसीय आवरण घेरा हुआ है उसे वायुमंडल कहते हैं, और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अटैच्ड है। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन काल से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम देखें मोटे तौर पर पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो धरती जब से उत्पन्न हुई है तब से इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक तौर पे धरती हम पढ़ते हैं कि आग का गोला थी, गर्म थी। जब कोई चीज़ गर्म होती है बच्चों उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम होता है, और जिसके कारण हमारे धरती का जो प्रारंभिक वायुमंडल था वो अंतरिक्ष में चला गया, क्योंकि उस समय धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, ग्रेविटी कम थी, तो वो रुक नहीं पाया। तो पृथ्वी का वर्तमान जो वायुमंडल है वो प्राथमिक वायुमंडल नहीं है। तो आज जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं, हम जिसको पढ़ेंगे, वो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है। प्राइमरी एटमॉस्फेयर धरती की गर्मी के कारण और वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कम होने के कारण नहीं रुका, चला गया।
तो पृथ्वी का शुरुआती वायुमंडल जिसकी संगठन वर्तमान से बिल्कुल भिन्न था, उसमें मीथेन और आर्गन ज़्यादा थे, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया और नया वायुमंडल बना। अब प्रश्न ये उठेगा आपके मन में कि नया वायुमंडल बना किस प्रकार है। बच्चों, हमारी धरती अपने आप में बहुत सारी गैसें छोड़ती हैं। जैसे ज्वालामुखी जब फूटता है तो बहुत सारी गैसें ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, उसी तरह हमारी धरती पर बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके कारण गैसेस निकलती हैं। जीव जंतु पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारे वर्तमान वायुमंडल का एक नया प्रकार का वायुमंडल बना, जिसमें नई प्रकार की गैसें आई जो पुराने से भिन्न हैं। क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूँ, पुराने में मीथेन और आर्गन थी, तो आज यदि आप देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें ज़्यादा हैं। तो नया वायुमंडल कैसे बना? तो नया वायुमंडल बनने के लिए रासायनिक क्रियाएं और आउटगैसिंग होता है नीचे से गैसेस निकलना, इसको डी गैसिंग भी कहते हैं। ज्वालामुखी के कारण या हमारे अन्य गतिविधियों के कारण जब नीचे से गैस निकलती है जो धरती के अंदर ट्रैप्ड है, वो भी एक खास तरह की रासायनिक क्रिया करती है और फिर नई गैसेस का निर्माण करती है। अब आता है वायुमंडल की संगठन या बनावट किस प्रकार की है, हमारा वायुमंडल किन किन चीज़ों को लेके बना हुआ है। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि हमारा वायुमंडल मूल रूप से 3 तत्वों से बना हुआ है। इसमें कुछ सॉलिड पदार्थ हैं, कुछ गैसियस पदार्थ हैं और कुछ इसमें लिक्विड पदार्थ है। तो वायुमंडल में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों तरह के तत्व मिलते हैं। हम यहाँ तीनों तरह के तत्वों की बात करेंगे। तो सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा वायुमंडल गैसीय आवरण है, तो गैस सबसे ज़्यादा मिलती है। गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ओजोन आदि बहुत सारी गैसेस मिलती हैं। यहाँ जो आश्चर्य की बात यह है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारी गैसेस हैं वो वायुमंडल के निचले हिस्से में मिलती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई के साथ वो गैसेस मिलती हैं जो हल्की हैं, जो कम रिएक्शन करती है, इनर्ट गैसेस हम कहते हैं उन्हें। पृथ्वी की सतह के पास मूल रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे मुख्य गैसेस मिलती हैं, और यदि आप देखें तो ये दो गैसेस ही हमारे वायुमंडल की 99% गैसेस को अपने अंदर धारण करती है। नाइट्रोजन 78% मिलती है, ऑक्सीजन 21% मिलती है। 10 किलोमीटर के उपरांत भारी गैसेस की मात्रा विभिन्न ऊंचाइयों पर कम और हल्की गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि जो भारी गैसेस हैं वो हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में मिलती हैं और ऊपर हल्की गैसेस मिलती हैं। भारी गैसेस वायुमंडल के निचले हिस्से में मिलती हैं और ऊंचाई पर हल्की गैसेस मिलती हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही मिलती है। इसके बाद यदि और ऊपर हम जाएं तो गैसेस और हल्की हो जाती हैं और मूल रूप से वो गैसेस मिलती हैं जिसको हम केमिस्ट्री में इनर्ट गैसेस कहते हैं, जो कम रिएक्शन करती हैं, हल्की होती हैं, ये कम मात्रा में मिलती हैं। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि जो गैसेस हैं वो मिलती हैं। तो ये एक डायग्राम है जिसमें बॉक्स का साइज़ ये बताता है कि गैस कितनी अमाउंट में मिलती है। तो आप देखिए, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, इसके अलावा ऑक्सीजन 21%, आर्गन फिर मिलती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी तमाम गैसें बड़ी छोटी मात्रा में मिलती हैं। यहाँ कई बार छोटे प्रश्नों के रूप में एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है। तो कई बार हमारे पढ़ने में ऐसी चूक हो जाती है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को तीसरी बड़ी गैस मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आर्गन तीसरी सबसे बड़ी गैस है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ नोट कीजिए। तो इस तरह हमारे वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी तरीके से मिलती जा रही हैं। आगे देखिए, डस्ट पार्टिकल, यदि हम सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे साल्ट निकलता है या डस्ट निकलती है या पॉलिप्स जो होते हैं, पॉलिन्स जो होते हैं वो, इसके अलावा एरेसॉल्स, हमारे शहरों में जो धुआं निकलता है उद्योग धंधों से या कारखानों से, गाड़ियों से,
उनको हम एरोसॉल्स कहते हैं, वो एरोसॉल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर का एक मेजर कंपोनेंट है। इनको हम ठोस पदार्थ में कंसीडर करते हैं, जिसमें धूल के कण, नमक, एरोसॉल और रासायनिक कण शामिल हैं। जैसा मैंने बताया कि समुद्री इलाकों में पॉलिप्स जो होते हैं, कोरल जो होते हैं, कीड़े, वो इतने हल्के होते हैं कि वो भी समुद्र की थपेड़ों के कारण ऊपर उठ जाते हैं। वहीं यदि हम ज़मीन पे बात करें तो धूल के कण, एरोसॉल्स, बहुत सारे प्रकार के नमक, ये भी हवा में उड़ते हैं। ये हमारे वायुमंडल का एक अलग विशेषता देते हैं। अब यदि देखें तो ये जलवायु दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कार्य है, तो ये मूल रूप से 2 प्रकार के कार्य करती है। पहला, ये किसी भी स्थान पर वर्षा होने में बहुत मदद करते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, इनको हम आर्द्रताग्राही केंद्र कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। ये किसी भी जो हमारी तरल चीज़ है उसको आधार प्रदान करते हैं, जिसके चारों तरफ हजारों लाखों बूंदें सेटल हो जाती हैं और इसी से वर्षा होती है। इसीलिए इसको आर्द्रताग्राही केंद्र कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यदि हमारे वायुमंडल में इनकी मात्रा ना हो या कम हो तो वर्षा प्रभावित होती है इनके आधार पर। ठोस पदार्थों का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यह है कि ये एक तरह का ऑप्टिकल फिनोमिना जनरेट करते हैं, जिससे वायुमंडल में आप देखें सुबह और शाम को आकाश लाल रंग का नज़र आता है। वो लाल रंग का नज़र इसलिए आता है क्योंकि हमारे डस्ट पार्टिकल्स लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण वो अलग तरह की लालिमा लिए होते हैं। तीसरा पदार्थ जो हमारे वायुमंडल में मिलता है वो है जलवाष्प के रूप में। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वायु में हमेशा जलवाष्प रहता है। रेगिस्तानी इलाकों में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, समुद्री इलाकों में ज़्यादा होती है। वायुमंडल के यदि आयतन देखें तो उसके 4% तक जलवाष्प जो है मिलता है वायुमंडल में। जलवाष्प अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि जिन इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में जलवाष्प कम होता है हवा में, वहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है, और जिन इलाकों में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे समुद्री इलाके या विषुवत रेखीय क्षेत्र, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जलवाष्प की मात्रा और बहुत तरह के मौसमी और जलवायु संबंधी घटनाओं को बढ़ाने में मदद करती है। जैसा आप देखें, हम आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे कि चक्रवात जो है उसमें उस ऊष्मा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो जलवाष्प ने धारण की है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं उसे। तो इस तरह जलवाष्प जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है जलवायु को निर्धारण करने में। अब आता है हमारे वायुमंडल की परतें कैसी हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो यदि आप स्ट्रक्चर देखें तो हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं: शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। इनको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। सबसे पहला यहाँ ये बात आप सभी को स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में, सकेंद्रित वृत्त के रूप में, यानी एक परत के ऊपर ही दूसरी परत है, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत है, तीसरी के ऊपर चौथी है। जिस तरह एक प्याज का कवर होता है, प्याज में एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत की तीसरी, सभी का सेंटर सेम होता है, इसीलिए इनको कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, यानी सकेंद्रित वृत्त के रूप में ये बनी हुई है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर को पूरा कवर किए हुए मेसोस्फियर है, मेसोस्फियर को पूरा कवर किए हुए आयनोस्फियर है, एंड सबको कवर किए हुए एक्सोस्फियर है। दूसरी बात, जैसा मैं एक बार फिर बताता हूँ कि ऊंचाई के जाने के साथ साथ वायुमंडल की जो परतों की घनत्व है वो कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व मिलता है नीचे यानी ट्रोपोस्फियर में, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एक्सोस्फियर में घनत्व सबसे कम मिलता है। ये हमारी परतें हैं, देखिए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो सबसे पहले यदि हम नीचे वाली परतों की बात करें तो सबसे पहली परत आती है ट्रोपोस्फियर, शोभमंडल। बच्चों, ये शोभमंडल हमारी धरती के साथ है, धरती से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हम ऐसा कहते हैं कि हम धरती पे रहते हैं लेकिन हम
क्षोभ मंडल के में सांस लेते हैं। क्षोभ मंडल हमारा धरती पे अटैच्ड वायुमंडल है, परत है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ऊंचाई पे जाने के साथ साथ यहाँ पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसे सामान्य ताप ह्रास की दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोटे प्रश्नों के रूप में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्नों के रूप में, कि नॉर्मल लैप्स रेट कहाँ मिलती है, तो क्षोभ मंडल में मिलती है, पहली बात। दूसरा, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। यदि हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो ये विषुवतरेखीय क्षेत्रों पर अधिक ऊंचाई तक है, यानी 13 किलोमीटर तक है, और यदि हम ध्रुवों की तरफ जाएं तो ये 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा पर संवहनीय धाराएं चलती हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा ऊंचाई तक मिलता है। हवा गर्म होती है और ज़्यादा ऊंचाई तक उठती है, वहीं ध्रुवों पर हवा ठंडी होकर नीचे की तरफ आती है, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों पे इसकी ऊंचाई कम मिलती है। अगली इसकी एक बहुत ही अच्छी विशेषता जो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे मौसम संबंधी घटनाएं, यानी बिजली चमकना, वर्षा होना, आंधी तूफान, बादल बनना, कोहरा होना, ये सारी जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं, इसीलिए कई बार इसको मौसम मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ट्रोपोपॉज तक है, यानी क्षोभ सीमा तक है। इसके ऊपर चीज़ें जो हैं बदल जाती हैं, इससे नीचे वाले सारे को हम कई बार एक कलेक्टिव नाम से भी जानते हैं, जिसको हम संवहन मंडल कहते हैं, जिसमें कन्वेक्टिव करंट्स चलती हैं, यानी कन्वेक्टिव स्फीयर कहते हैं, जहाँ पर कन्वेक्टिव करंट्स चलती रहती हैं। कन्वेक्टिव करंट्स क्या होती हैं बच्चों? हवा का ऊपर उठना गर्म होने के कारण और फिर ठंडा होकर नीचे फिर आ जाना, तो इस तरह से एक चक्र चलता है जिसको कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं, तो यहीं पे चलती हैं। दूसरा मंडल आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को हम हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर तक की होती है, और यहाँ तापमान लगभग समान रहता है, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से समान नहीं रहता। यदि इसकी ऊपरी ऊंचाई पे जाएं तो वहाँ पे O3 नामक तत्व मिलता है, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ओजोन को O3 कहते हैं बच्चों। ये जो ओजोन है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकता है, जिसके कारण ऊपरी क्षोभ मंडल में तापमान बढ़ता है। समताप मंडल में क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं कुछ नहीं होती, ये साफ रहता है, तो यहाँ वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं मिलती हैं। हमारे वायुयान इन्हीं परतों में उड़ते हैं। समताप मंडल की जो ऊपरी परत है, जिसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, जहाँ पर ये समाप्त हो जाती है, इसी मंडल में, समताप मंडल में ही 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ध्यान दीजिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कितनी ऊंचाई पर ओजोन मिलती है, तो 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत मिलती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ओजोन परत जो है उसकी विशेषता है कि वो सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और धरती पर होने वाली त्वचा संबंधी बीमारियों को बचाती है। 1992 में बोर द्वारा इस मंडल का नाम दिया गया, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा गया। और आपको मैं बताऊं कि स्ट्रेटोस्फीयर की 3-4 विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। पहला, यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। दूसरा, यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होने के कारण वायुयान आराम से उड़ पाते हैं, और साथ ही साथ 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन मिलती है, और ये सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। आगे आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है, और यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान गिरता जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा जो परत है, ठंडा क्षेत्र जो है, वो मीसोस्फीयर है। यहाँ पर -100 डिग्री तक तापमान गिर जाता है। इससे ऊपर फिर तापमान बढ़ने लगता है। चौथी परत है और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए भी, इसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। आप सभी शायद जानते हो कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं कैटायंस और एनायंस।
पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनको हम कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज होते हैं एनायंस होते हैं। जिस तरह हमारे करंट के तार होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के यदि इन दो तारों को टच करें तो स्पार्किंग होती है। वो स्पार्किंग इसलिए होती है क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज, तो इनको हम कैटायंस और एनायंस कहते हैं, और ये यहाँ मिलते हैं जिसके कारण इसको आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल धरती का एक सुरक्षा कवच है जिसके प्रभाव से हमारे धरती पर आने वाली, सूर्य से आने वाली या अन्य आने वाली जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं, जो चुंबकीय तूफान हैं, उनसे सुरक्षा मिलती है, वो नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मिलती है, और इसमें तापमान तेज गति से बढ़ता है। आयन मंडल एक और विशेष काम के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर हमें इस मंडल से रेडियो तरंगों को दोबारा धरती पे भेजने पे काम सहयोग मिलता है, इसलिए इसको रेडियो प्रसारण के लिए भी हम प्रयोग में लाते हैं। इसकी अलग परतों को हम और भी विभाजित करते हैं, डी, E1, E2, जिसमें E1 और E2 जो हैं रेडियो सिग्नल्स को धरती पर वापस भेजती हैं और ये प्रसारण में बहुत ही मददगार होती हैं। तो इस तरह आयन मंडल जो है धरती का सुरक्षा कवच है, और यहाँ पर रेडियो के लिए मदद मिलती है, रेडियो प्रसारण के लिए, रेडियो सिग्नल्स को दोबारा धरती पर रिफ्लेक्ट करने के लिए। यहाँ एक और बात बताऊँ कि आयनोस्फीयर, आयन मंडल, जो सूर्य से आने वाले मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं जो समय समय पे आते रहते हैं, चक्रवाती जो चुंबकीय तूफान हैं, उनको ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ डाइवर्ट कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं चुंबक जो है या तो नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी या साउथ पोल की तरफ जाएगी। हर चुंबक का पोल होता है, चुंबक डायपोलर होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो वहाँ से तूफान आते हैं उनको ध्रुवों की तरफ भेज देती है, और यही एक ऑप्टिकल फिनोमिना जनरेट होता है, एक लाइट का एक फिनोमिना जनरेट होता है जिसको अरोरा लाइट्स कहते हैं। अरोरा ऑस्ट्रोलिसिस यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में, और अरोरा बोरोलिसिस यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात में आकाश में बहुत सारी चमक दिखती है। इन चमक को ही हम अरोरा लाइट्स कहते हैं। तो ये भी आयनोस्फीयर के कारण ही जनरेट होती हैं। इसके बाद आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर बच्चों बाहरी मंडल है जिसमें नियम के अनुसार जो घनत्व है वायु का वो बहुत कम है। ये 500 से 1000 मीटर तक ऊंचाई मानी जाती है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक है, 6000 डिग्री, 5500 डिग्री के आसपास तापमान मिलता है। वहीं इसमें हाइड्रोजन और हीलियम बड़ी मात्रा में मिलती है। तो इस तरह हमारा वायुमंडल 5 परतों में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल में विभाजित है। हमारे नीचे के जो परतें हैं उनको हम होमोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गैसों की होमोजिनिटी मिलती है। वहीं जैसे जैसे हम ऊपर आते रहते हैं, ऊपरी परतों को हम हेट्रोस्फीयर कहते हैं, विषम मंडल कहते हैं, क्योंकि वहाँ गैस जो है स्थिर नहीं रहती, अलग अलग मात्रा में मिलती। वहीं अब काफ़ी रोचक है कि हमारा वायुमंडल करता क्या है, हमें क्यों वायुमंडल चाहिए। तो देखिए वायुमंडल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले वायुमंडल तापमान का संतुलन बनाता है। जाहिर सी बात है, धरती का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और जीने के लिए तापमान आवश्यक है, सामान्य तापमान आवश्यक है। यदि कम हो तो भी जीवन को खतरा हो सकता है और अधिक हो तो भी। साथ ही साथ ये परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि ओजोन परत जो है सुरक्षा कवच है हमारी धरती का। रेडियो प्रसारण में मदद करता है, आयनोस्फीयर रेडियो के सिग्नल्स को वापस भेजता है। वहीं उल्काओं से रक्षा करता है। आप देखिए बहुत सारे उल्कापात होते रहते हैं। ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो ज़मीन पे गिरने से पहले ही फ्रिक्शन के कारण हमारे वायुमंडल में ही जल जाते हैं, जिससे हम रक्षा होती है। वायुयान, वायु परिवहन में मदद मिलती है वायुमंडल से। जाहिर सी बात है, जीवन के लिए अनिवार्य दशा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमें पढ़ना भी है कि मौसम और जलवायु के निर्धारण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। तो इस तरह बच्चों हमने इस चैप्टर में देखा कि हमारे वायुमंडल क्या है। धरती के चारों तरफ का जो गैसीय आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि हमारा वायुमंडल किस तरह
धरती के विकास के साथ क्रमिक रूप से उत्पन्न हुआ, और आज जो हमारा वायुमंडल है वो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर धरती की गर्मी के कारण नहीं टिक पाया। पहले के जो वायुमंडल था और आज का जो वायुमंडल है उसके कंपोजिशन में, यानी उसमें जो गैसेस थी उसमें व्यापक अंतर मिलता है। साथ ही साथ हमने इस चैप्टर में देखा कि हमारे वायुमंडल की क्या विशेषताएं हैं। न केवल विशेषताएं देखी बल्कि हमने उसके कंपोजिशन की भी बात की, संगठन की भी बात की। तो हमने देखा कि हमारे वायुमंडल में गैसेस मिलती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन कुछ प्रमुख गैसें हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इनका क्या महत्व है। हर गैस एक विशेष काम के लिए प्रकृति ने हमें दी है, वो किस काम आती है ये भी हमने देखा। और इसके साथ साथ हमने अपने वायुमंडल में जो ठोस तत्व हैं, जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते रहे हैं पूरे चैप्टर में, उनके बारे में देखा। साथ ही साथ हमने आर्द्रता को भी देखा कि आर्द्रता की क्या विशेषता है और किस तरह ये धरती पर विभिन्न प्रकार की जलवायु बनाने में मदद करती है। आगे इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे वायुमंडल की जो 5 परतें हैं वो किस प्रकार की हैं। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सारे हमने इनको देखे, ये क्या विशेषताएं हैं इनकी और किस प्रकार ये एक के ऊपर एक परतें मिलती हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि हमारा वायुमंडल क्या काम करता है धरती के लिए, जो कि वायुमंडल अनोखा ग्रह बनाने में मदद करता है धरती को, और इसकी क्या विशेषताएं हैं इस बात पे भी हमने चर्चा की। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी जो PDF है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप पढ़ें और जो भी आपके प्रश्न हैं वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें। तो नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन में, जो चैप्टर 2 का डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, उसमें हम इसको विस्तारपूर्वक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।